The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. Hello everyone, I'm Gamini Singla, IAS officer of 2022 batch, and I have secured rank 3 in Civil Services Examination 2021. And here I am to discuss my strategy that helped me ace this exam with this rank, and some excerpts from my book, How I Topped the UPSC and How You Can Too. And we will discuss the strategy in detail, as many of the aspirants have asked me a number of questions regarding different parts of the strategy. तो मैं I'll try कि मैं उसमें अपना maximum cover कर सकूं. तो पहली चीज़ जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कैसे किया जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स फेस दिस डाउट कि दिस सिलेबस इज़ सो वास्ट, दिस एग्जामिनेशन इज़ सो ट्रिकी कि इसको स्टार्ट किस तरह से किया जाए ताकि आपकी स्टार्टिंग से ही डायरेक्शन सही रहे. So there are two things that you can do in the start. One is start reading the newspapers first. तो that is how I also did, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो I knew कि newspapers are inseparable part of this examination. तो I cultivated my interest in newspaper reading और मैंने अपने सेकेंड ईयर से ही न्यूज़पेपर पे बहुत फोकस करना शुरू कर दिया था. तो ये आपको दो चीज़ों में हेल्प करता है. एक कि आपका धीरे धीरे न्यूज़पेपर रीडिंग का टाइम कम होता रहेगा. सेकेंडली, जब आप करंट अफेयर्स आपको पता रहते हैं, जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन जाती है कि क्या चल रहा है आपके आसपास, तो जब आप स्टैटिक पोर्शन भी करेंगे यू कैन रिलेट मैनी थिंग्स टू इट और वो आपकी लर्निंग को बेटर करता है. और दूसरी चीज़ जो स्टार्टिंग में हम कर सकते हैं वो ये है कि आप NCERT से अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, बिकॉज़ कई बार हमें ये लगता है कि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, बट लेट मी टेल यू द NCERTs आर वेरी क्रूशियल टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स. और आजकल प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी को जज करने वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं. सो NCERTs आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल. और उसके बाद आप अपनी बेसिक बुक्स को उठाएं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई. तो इस तरह आपको जो भी बुक लिस्ट है आपके पास, आप उन बुक्स को उठाएं और फिर आप उनसे स्टार्ट करें. तो इस तरह से आप अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं एक राइट डायरेक्शन में. सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि पहले अगर हम प्रीलिम्स की प्रेपरेशन पे आएँ, तो प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रेपरेशन है ये इंटीग्रेटेड वे में चलती है. इस तरह से आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर बुक को नहीं रीड कर सकते हैं कि दिस इज़ फॉर प्रीलिम्स एंड दिस इज़ फॉर मेंस. सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है, कॉन्सेप्ट्स ओवरलैपिंग है. बस ये है कि नॉलेज को जो जज करने का तरीका है दोनों एग्ज़ाम्स का वो डिफरेंट है. प्रीलिम्स में एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं एंड आपका जो लर्निंग पावर है वो भी आपकी काफ़ी जज करते हैं. और मेंस जो है वो ज़्यादा आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ को जज किया जाता है. तो दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड वे में चलेगी, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट रिमेंबर द फैक्ट्स, आप मेंस में कोट नहीं कर सकते हैं उनको. और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपका एनालिटिकल एबिलिटीज़ अभी उतना ज़्यादा अच्छे से बिल्ट नहीं है, तो आप प्रीलिम्स में भी नहीं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. तो इस मिथ को आप अपने दिमाग पे इफेक्ट ना करने दें कि इन दोनों की तैयारी अलग अलग चलेगी. तो इसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ कुछ रूल्स ऑफ द गेम हैं जो मुझे लगता है कि अगर उनको हम निगलेक्ट करेंगे तो इस एग्ज़ाम के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं. मैंने पार्ट 2 ऑफ द बुक में भी, अपनी जो बुक है उसमें लिखा है कि कुछ ऐसे रूल्स ऑफ द गेम रहते हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है इस एग्ज़ाम में. सो द फर्स्ट रूल इज़ टू बी थरो विद द सिलेबस. तो ये चीज़ काफ़ी बार काफ़ी लोगों ने एम्फेसाइज की है, बट मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स का बहुत सारी बार इस चीज़ को भूल जाते हैं कि सिलेबस इज़ योर 1 पॉइंट गाइड टू क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम, एंड स्पेसिफिकली मेंस का सिलेबस, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है.
और उस सिलेबस में भी ये नहीं है कि आपने 3-4 टॉपिक्स पढ़े और उसको सोच लिया कि ये एक पर्टिकुलर बुक से कवर हो जाएंगे. आई वुड सजेस्ट कि एक एक लाइन में जो एक एक टॉपिक मैंशनड है, यू प्रिपेयर 250 वर्ड्स ऑन इट, यू बी कंसेप्चुअली वेरी क्लियर अबाउट द टॉपिक, ताकि एग्जामिनेशन में अगर उस सिलेबस के किसी भी टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आए, यू आर रेडी विद द फैक्ट्स टू कोट, एग्जाम्पल्स आपके पास रेडी रहने चाहिए. और वो तभी होगा जब आपने एक एक टॉपिक को उठा के उस पर नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उस पर कंटेंट प्रिपेयर किया है. और दूसरी चीज़ जिसके लिए सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको हेल्प करता है कि आप न्यूज़पेपर्स में से सिर्फ वही चीज़ें पढ़ें जो कि रेलिवेंट हैं. और रेलिवेंस ऑफ द सब्सटेंस या मटेरियल चेक करने के लिए आपको सिलेबस का यूज़ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यू विल नो कि ये चीज़ें अगर सिलेबस में हैं तो उसके ऊपर अगर कोई भी आर्टिकल है या कोई भी फैक्ट है तो उन चीज़ों को आपको याद करना है. तो प्लीज़ आई थिंक जितना भी एम्फेसाइज करूँ मैं उतना कम है. तो सिलेबस को आप प्लीज़ अपने हाथ में रखें. डेली आप 1 या 2 बार सिलेबस को गो थ्रू कीजिए और देखिए कि कुछ छूट ना जाए. एंड एवरी सिंगल टॉपिक हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड. एंड द अदर थिंग दैट आई वांट टू से इज़ कि सिमिलरली प्रीलिम्स में भी तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें कई बार बोरिंग लगने लगते हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर. तो ये सब्जेक्ट्स पे हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं. इट इज़ ट्रू कि आपको उतने प्रोपोर्शन में ध्यान देना है जितना इनका मेन एग्जामिनेशन में इनका परसेंटेज है, बट एट द सेम टाइम आप इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि फर्स्ट अटेम्प्ट में when I missed prelims by a huge margin of 26 marks, this was the mistake that I make कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को लाइटली लिया और अपने मन में ये बिठा लिया था कि इन सब्जेक्ट्स में से जो क्वेश्चंस आएंगे आई विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट. तो उसके कारण मैंने बहुत ईजी मार्क्स को भी गवा दिया. जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप NCERTs अच्छे से करके जाएं तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व, एंड इट विल बी वेरी फुलिश टू थिंक कि हम इस सब्जेक्ट को पूरा ही छोड़ देते हैं. तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इस मिस्टेक पे इम्प्रूव किया, एंड आई मस्ट से कि मेरे 4 से 5 नंबर उसके कारण बढ़े हैं. एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज नंबर टू जस्ट गो थ्रू दिस डाइसी स्टेज ऑफ प्रीलिम्स. तो सिलेबस में एक एक चीज़ पे आप ध्यान दें, उस पर उतना टाइम लगाएं जितना वो सब्जेक्ट डिजर्व कर रहा है. द सेकेंड रूल ऑफ द गेम इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा वेराइटी में है, वेरीड है, क्योंकि नंबर 1 अगेन इट टीचेस यू व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज जिनको आप मिस नहीं कर सकते हैं. बिकॉज द सिलेबस इज़ सो वास्ट, इतना ज़्यादा बल्कि सिलेबस है कि उसमें से यू विल हैव टू पिक एंड चूज़ द एरियाज जिन पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प यू. तो प्रीलिम्स के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे तो एक पैटर्न ड्रॉ कीजिए जिसमें आपको पता रहे कि अच्छा अगर पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है या इकोनॉमिक्स है, किस तरह के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी पूछ रहा है और किस तरह की नॉलेज दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ अस. सिमिलरली इन मेंस जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी टॉपिक्स पे सिमिलर ही रहते हैं मेंस में जो क्वेश्चंस रहते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि विद एवरी ईयर मोर करंट अफेयर्स गेट एडेड, तो उनका क्वेश्चंस पूछने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है. बट इफ़ यू आर थॉरो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इफ़ यू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स विच हैव बीन आस्क्ड, आई थिंक योर चांसेस टू गो थ्रू इंक्रीज. और एक जो दूसरी चीज़ जिसके कारण मुझे बहुत हेल्प हुई वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसे एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 ऑप्शंस रहते हैं प्रीलिम्स में, तो मैंने क्या किया था कि उन चारों ऑप्शंस को डिटेल में स्टडी कर लिया था, बिकॉज आई न्यू कि ये कभी ना कभी पूछा गया है या किसी ऑप्शन में आया है, तो देयर आर चांसेस कि वो कभी दोबारा भी किसी फॉर्म में आ जाए. तो आई हैव ऑलवेज गिवन दिस एग्जाम्पल कि प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले आई वाज सॉल्विंग द इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 4 रिवर्स मेंशन्ड थी ऑप्शंस में, एंड आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी एंड आउट ऑफ माई हैबिट ऑफ एक्सप्लोरिंग इट फर्दर, मैंने वो चारों रिवर्स को गूगल कर लिया एंड आई न्यू कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, उनका सोर्स क्या है, एंड इट हेल्प मी इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन. एंड इंसिडेंटली उनमें से एक रिवर पे क्वेश्चन आया था एंड आई गॉट माई +2 मार्क्स देयर इटसेल्फ. तो इट डज क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस, एंड दिस एरिया इज समथिंग आई फील दैट वी निगलेक्ट. हमें लगता है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करने हैं, बट लेट मी टेल यू कि दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड आई विल इवन सजेस्ट कि प्रीलिम्स एक्चुअल एग्जाम से पहले कुछ देर पहले आप
चाहे आपने जितनी भी बार प्रीवियस से क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप 2013 ऑनवर्ड्स एक बार पूरा एग्ज़ाम हर दिन एक पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। एक हफ्ता पहले अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 2013 का, 14 का पेपर, 15 का 2 आवर्स में बैठ के आप उसको सॉल्व कीजिए, बिकॉज वो आपको एक मेंटली स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क में डाल देगा एंड योर माइंड विल बी अडेप्टेड टू दिस आइडिया ऑफ सॉल्विंग दोज मैनी क्वेश्चंस। एंड अगर वो यूपीएससी स्टाइल के क्वेश्चंस रहेंगे जो ऑलरेडी पूछे गए हैं तो एक्चुअल एग्जामिनेशन में इट विल हेल्प यू। तीसरी चीज़ जो PYQ से आपको हेल्प मिल सकती है वो ये है कि आप उनके आंसर्स को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। एज इन कि कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन रहती है और वो एक्चुअल एग्जाम में भी होगा, बट अगर आप उनके आंसर कीज़ को यूपीएससी को स्टडी करेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि कौन से ऐसे आंसर्स हैं जो यूपीएससी ने सही माने हैं, तो आपको गेस वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। So I hope that I have made this clear that the second rule of the game, which is PYQs, it's extremely very important. The third thing, the third rule of the game mentioned in my book is about solving mock papers. तो मॉक पेपर्स भी एक ऐसे आपको लगेगा कि क्लीशे चीज़ है जो सब बोलते रहते हैं एंड यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट, बट लेट मी टेल यू इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड एक जो गलती जो मैं आपको बता रही थी कि मेरे पहले अटैम्प्ट में मुझसे रही और दूसरे में मैंने उस पर वर्क किया, वो थी मॉक पेपर्स। तो पहले अटैम्प्ट में मैंने मॉक पेपर्स बहुत कम दिए, टाइमली नहीं दिए और उस टाइम में नहीं दिए जिस टाइम में वो एक्चुअल पेपर होना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप मॉक पेपर्स दें। मैंने तो 60-70 मॉक्स दिए थे प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड ऑफ प्रीलिम्स। हैविंग नॉट क्लियर्ड इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, आई डिड नॉट वांट टू टेक रिस्क्स। तो नंबर ऑफ मॉक्स इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल कि आपको कब लग रहा है कि यू हैव अटेम्प्टेड इनफ क्वेश्चंस टू बी कॉन्फिडेंट इनफ इन द एग्जामिनेशन। तो मॉक सॉल्व कीजिए, उस टाइम फ्रेम में सॉल्व कीजिए 9:30 to 11:30 वाला जो टाइम रहता है आपका। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि मेरे लिए तो इन्वायरमेंट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई यूज़ टू गो टू अ लोकल गवर्नमेंट स्कूल और वहाँ बैठ के ही मैं पेपर्स देती थी ताकि एक वो इन्वायरमेंट बना रहे उन बेंचेस पे पेपर लिखने का, और मैं अपनी कंफर्ट जोन, अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं ताकि मैं एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में ये जो आउटसाइड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं दे आर नॉट हार्मिंग मी अ लॉट। और जो मॉक पेपर्स को कैसे एनालाइज करना है इसको मैंने डिटेल्ड में अपनी बुक हाउ आई टॉप्ड में भी बता रखा है कि आप डिटेल में उनको कैसे एनालाइज करते हैं। बिकॉज अगर आपने मॉक पेपर दे दिया और उसको एनालाइज नहीं किया है तो आई थिंक इट इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव और आपका जो 50% बेनिफिट ही आप डिराइव कर पा रहे हैं, तो उनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बाय एनालिसिस आई मीन कि आपको पता रहना चाहिए कि ये आपके गेस वर्क्स थे, उनमें से कितने गेस वर्क्स आपके सही हैं, कितने गेस वर्क्स आपके गलत हैं और क्यों गलत हुए हैं, कौन से एरियाज ऐसे हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। यू जस्ट गो बैक टू योर बेसिक बुक एंड रिवाइज दोज एरियाज अगैन, एंड दिस इज़ हाउ मॉक पेपर्स बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड सिमिलरली मेंस में भी, तो मेंस की हम आंसर राइटिंग को कंफ्यूज कर लेते हैं इस चीज़ से कि शायद मॉक्स नहीं देने चाहिए और बस आप डेली 3-4 आंसर्स लिखें। तो वो दोनों ही चीज़ें क्रूशियल हैं, बिकॉज 3-4 आंसर्स डेली लिखने से आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होती है, बट इट डज़ नॉट कॉम्पनसेट फॉर अ 3 hours लॉन्ग पेपर। क्योंकि 3 घंटा जब आप बैठ के लिखते हैं तो यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि 2 hours के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, 3 hours में 20 क्वेश्चंस के टाइम को कैसे फिट करना है, दैट यू विल नो ओनली व्हेन यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन 3 hours एंड नॉट जस्ट कि आपने एक दिन में 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो मेक श्योर कि आप एग्जामिनेशन से पहले हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2 फुल मॉक पेपर्स दे के जा रहे हैं, ताकि एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको टाइमिंग का कोई इशू ना रहे, आपको अपनी स्पीड मैनेज करने का कोई इशू ना रहे और आपके अटेम्प्ट्स क्वेश्चंस पूरे हो जाएं। दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन मेंस। तो मेंस में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने डील की है आंसर राइटिंग के थ्रू, और आंसर राइटिंग भी आप ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे से आंसर्स लिखना स्टार्ट करें, स्पेसिफिकली जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आई थिंक वो एक राइट स्ट्रैटेजी नहीं थी एटलीस्ट मेरे लिए। तो मैंने क्या किया कि अपने कॉन्सेप्चुअल्स जब क्लियर कर लिए, अपनी एक स्टैंडर्ड बुक्स हर सब्जेक्ट की पढ़ ली, उसके बाद मैंने आंसर्स लिखने शुरू किए। एंड आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग द आंसर्स। अगर आप फर्स्ट डे से आंसर लिख रहे हैं तो यू विल नॉट हैव इनफ कंटेंट टू राइट।
तो इन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस बिठाना है, एक कि आपको आंसर राइटिंग एकदम स्टार्टिंग से शुरू नहीं करनी है, और दूसरा ये कि आपको वेट नहीं करना है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, रिविजन्स करें और फिर आंसर्स लिखें. इट हैज़ टू बी समवेयर इन द मिडल एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ राइटिंग अ बैड आंसर. स्टार्टिंग में कोई भी एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाता है, तो धीरे धीरे करके आप उसको इम्प्रूव करेंगे. एज दे से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस इज़ द की हियर इन मेन्स आंसर राइटिंग ऑल्सो. जिस चीज़ से मुझे हेल्प मिली वो थी प्रीवियस ईयर टॉपर्स शीट्स, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ क्राइटेरिया और आपको नहीं पता होता है कि कौन सी आंसर अच्छा है कौन सा बुरा है. तो आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स की शीट्स को देख के एक आइडिया लगा सकते हैं दैट दिस कैन बी अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क जिसको फॉलो करके जिसको यूपीएससी सही मान रहा है. तो मैं जैसे कि मैंने बताया दो चीज़ें हैं, एक है आंसर राइटिंग और दूसरी चीज़ है अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. तो कई बार ये होता है कि हम 18 क्वेश्चंस को बेस्ट पॉसिबल वे में लिख देते हैं, बट जो 2 क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं वी थिंक दैट इट विल कॉम्पनसेट फॉर दैट. बट बाय माई एक्सपीरियंस व्हाट हेल्प मी अचीव गुड मार्क्स वाज कि मैंने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे ज़्यादा जोर दिया रादर देन मेकिंग वन क्वेश्चन वेरी वेरी ब्यूटिफुल और बहुत अच्छे से लिखा गया उसको. तो अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस शुड बी द प्रायोरिटी. अगर लास्ट में आपको लग रहा है कि आपके 3 क्वेश्चंस छूट गए हैं और आपके पास टाइम कम है, तो रादर देन कि आप एक क्वेश्चन पे वो पूरा टाइम दें, आई वुड से आप तीनों क्वेश्चंस का बेसिक डिमांड पूरी करके लिखाएं. चाहे आपका कंक्लूजन छूट भी जाए 1-2 क्वेश्चंस का, बट राइट द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, ताकि आपको जो वो 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं वो आपको मिल जाएं और आप ज़ीरो ना अचीव करके आएँ उन क्वेश्चंस में, बिकॉज वो थोड़े मार्क्स से ही काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. तो आई होप कि दिस रूल ऑफ द गेम इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू. द नेक्स्ट रूल दैट आई वुड वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ रिविजन. ये भी आपने काफ़ी बार सुना होगा कि रिविजन इज़ द की, बट लेट मी टेल यू दैट इज़ द ट्रूथ. रिविजन इज़ द की. फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझसे यही गलती रही कि मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लूँ. इवन बिफोर द एग्ज़ाम ऑल्सो आई वॉज लाइक कि मैं ज़्यादा पढ़ लूँ और चीज़ें याद कर लूँ, बट दिस वॉज दिस अफेक्टेड माई परफॉर्मेंस वेरी बैडली. आप सेम चीज़ को 5-10 बार रिवाइज कीजिए ताकि वो इस तरह से दिमाग में बैठ जाए दैट यू डोंट हैव टू गिव अ लॉट ऑफ थॉट ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जामिनेशन. तो बेसिक बुक्स को भी आप बार बार रिवाइज कीजिए, अपने मॉक पेपर्स को बार बार रिवाइज कीजिए, अपने करंट अफेयर्स के नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए. अगली चीज़ जो मैंने बुक में डिस्कस की है वो है नोट मेकिंग एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू मेक द नोट्स. मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैं स्टैटिक पोर्शन में से कभी भी नोट्स नहीं बनाती थी, बिकॉज वो बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. सो आई डिड नॉट फील लाइक मेकिंग नोट्स फ्रॉम इट. बट मैं न्यूज़पेपर्स के नोट्स बनाती थी मेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर कोई भी आर्टिकल दिया हुआ है आई यूज़ टू मेक अ नोट ऑफ इट ताकि एक्चुअल एग्जामिनेशन में वो नोट से ही मुझे हेल्प मिल जाए, मैं एक बार रिवाइज करके जाऊँ तो. और वो नोट को भी मैं इस तरह से बनाती थी कि एक आंसर फॉर्मेट में रहे. वो इंट्रोडक्शन, 3-4-5-6 पॉइंट्स इन दी बॉडी, अगर 3-4 हैं तो जितने भी पॉइंट्स आप उस आर्टिकल के थ्रू लिख सकते हैं, और एक कंक्लूजन. तो उससे ये रहता था कि जब मैंने एक्चुअली मेरा मेंस आया तो मैं बस वो नोट्स पढ़ के ही एक एक टॉपिक को रिवाइज कर लेती थी, एंड इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो डू अ प्रॉपर नोट मेकिंग. और मैंने GS 1, 2, 3, 4 के लिए डिफरेंट कॉपीज़ लगा ली थी, और रेलिवेंट स्टफ आई यूज टू नोट जो कि मेंस में कोट किया जाता है. एंड इसमें भी टू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन राइटिंग द इंटायर लाइन. आप उसको कंसाइज वे में लिखें, इतने छोटे वे में लिखें कि बस आपको पता लग जाए कि आप क्या मीन कर रहे हैं, रादर देन वेस्टिंग ऑन अ लॉट ऑफ टाइम राइटिंग ऑल द लाइन्स. उसके अलावा जो रूल ऑफ द गेम ये है कि बेसिक बुक्स को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बीट द ऑप्शनल सब्जेक्ट, बीट द स्टैटिक सब्जेक्ट. तो बुक्स में से ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. आप चाहे जितने भी नोट्स पढ़ लीजिए, आई थिंक दे डू नॉट सब्सटीट्यूट फॉर द बुक्स, एंड दिस इज़ समथिंग आई हैव रियलाइज्ड इन माय सेकंड अटैम्प्ट. मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये गलती की कि बेसिक बुक्स को सिर्फ एक बार पढ़ा, फिर इधर के नोट्स उठा लिए, ऑनलाइन नोट्स देख लिए, और लास्ट में रिवाइज ही नहीं कर पाई किसी चीज़ को. सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने बेसिक जो बुक्स थी, स्पेक्ट्रम, शंकर IAS के इन्वायरमेंट के लिए बुक हो गई, इकोनॉमिक्स की NCERTs हो गई, ज्योग्राफी की NCERTs हो गई, आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया सर की बुक हो गई, इन बुक्स को ही मैंने बार बार पढ़ा, इनमें से ही मॉक पेपर्स सॉल्व किए, और मॉक्स में मुझे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिली उनको मैंने मेमोराइज कर लिया, और इस तरह से मेरी प्रेपरेशन काफ़ी हॉलिस्टिक रही.
कुछ और चीज़ें जो मैंने अपनी बुक में डिस्कस की हैं वो ये है कि 1 day बिफोर द प्रीलिम्स व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड। एक और गलती जो मैंने की अपने फर्स्ट प्रीलिम्स में वो ये थी कि मैं एक दिन पहले तक भी पढ़ाई करती रही एंड इनफैक्ट रात तक भी पढ़ाई करती रही एंड उसके कारण मैं एक्चुअल एग्जामिनेशन में अपना दिमाग यूज़ ही नहीं कर पाई। तो दिस इज़ वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव यू कि एक दिन पहले प्लीज़ मेंटली रिलैक्स योर सेल्फ, गो फॉर अ वॉक, go to a temple or whatever place of worship you want to go if you feel like, anything that mentally calms you। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन पहले तक किताबों में हैं और आपके दिमाग को वो स्पेस ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट एग्ज़ाम में वो चीज़ें आने के चांसेस बहुत कम हैं जो आपने पढ़ी हैं, रादर देन आपके एग्ज़ाम में आपका दिमाग चलना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपने अगर कोई चीज़ 5-6 महीने पहले भी पढ़ी है आप उसको को रिलेट कर सकें। तो हैव अ हेल्दी डाइट 1 day बिफोर, टेक प्रॉपर स्लीप, एटलीस्ट 7 to 8 hours की स्लीप आप लेके जाएं अपने प्रीलिम्स से पहले, एंड डू नॉट बी ऑन सोशल मीडिया, डू नॉट टॉक टू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आप पढ़ाई ना कीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टाइम फ्रीली उसमें आप इंजॉय कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं। फॉर मी इट वॉज नॉट वेरी नाइस बिकॉज मैं चाह रही थी कि मेरा फोकस मेंटेन रहे। तो आपको पढ़ाई भी नहीं करनी है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन योर फोकस, ताकि नेक्स्ट डे आपका दिमाग अच्छे से चले। और जो 2.5 months बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस हैं, तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं पहले से ही अपना इतना काम करके रखूं कि मुझे उन 2 months में बहुत दिक्कत ना रहे। तो जैसे कि एग्ज़ाम हमारे वक्त पोस्टपोन भी हो गया था, तो प्रीलिम्स जब पोस्टपोन हुआ तो मैंने उन 4 months में अपना एसेज भी प्रैक्टिस किए, 1-2 एथिक्स के कुछ नोट्स बना लिए थे अपने करंट अफेयर्स को देखते हुए, और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए थे। तो आप कोशिश करें कि आपका 80 to 90% ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले आपने एक बार देख लिया हो, गो थ्रू कर लिया हो, ताकि उस 2 months में आप कंसोलिडेट कर सकें। तो इस 2 months को आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी आपके न्यूज़पेपर के नोट्स हैं, करंट अफेयर के नोट्स हैं, उनको पढ़ के कंसोलिडेट करने में टॉपिक वाइज 250 वर्ड्स आप हर टॉपिक पे बना सकते हैं, एंड अपने ऑप्शनल को थॉरली रिवाइज कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन्स ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। So I think these are the basic rules of the games that help me crack the exam with this rank, and there are many other things that I have mentioned in detail in the book also. One of those things is about utilizing the 2 hours between the mains paper। तो एक आपका 9 to 12 और 2 to 5 रहता है, तो वो जो 2 घंटे हैं बीच के, उस तरह उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंड पेपर तक हमारी एनर्जी नहीं बचती है, एंड काफ़ी बार मैंने काफ़ी एस्पिरेंट्स को देखा है कि या तो क्वेश्चंस छूट जाएंगे या फिर वो इतने अच्छे से अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए उस 2 घंटों में आपको रिजुविनेट होना बहुत ज़रूरी है। अपनी एक 5-10 मिनट्स की आप नैप ले सकते हैं, अपना एक एडुक्वेट लाइट डाइट फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर नींद ना आए। तो ये कुछ चीज़ें हैं विच आर, अगर दूर से देखा जाए तो these are very very small, but at the end these do make a difference, and I have seen people being affected by these small things। For example, हमारे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी एग्जामिनेशन हॉल में, तो as I told, I used to go to government schools to give the exams, तो I knew कि मेरे को लिखते वक्त कितनी ज़्यादा सर्दी लगती है, and I dressed appropriately, but so many of the fellow aspirants were there and I could listen to them talking कि because of the cold they couldn't write the exam पूरा नहीं हो पा रहा था because they were not adequately equipped with the clothes। तो these are the things जिनको आप easily avoid कर सकते हैं और अपनी productivity को maximize कर सकते हैं। So this is all from my side, and I hope that all of you are able to take back something and believe in yourself, trust in your preparation, कीप गोइंग, और कंसिस्टेंटली आप अपना काम करते जाएं। इन सब चीज़ों को आप डेली देखें कि इनमें से कोई भी एक रूल वायलेट तो नहीं हो रहा है, इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया है, एंड आई थिंक देन द चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग द एग्ज़ाम बिकम ह्यूमंगस। एंड इफ़ यू आर फेसिंग चैलेंजेस, कोई आपकी दिक्कतें आ रही हैं, तो लेट मी टेल यू, यू आर नॉट द ओनली वन। जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, इवन टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, वी हैव नॉट बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एज सिंपल एज यू आर। हमारे अंदर भी उतने ही डाउट्स थे, उतनी ही डीमोटिवेशन थी, मॉक्स में कभी मेरे मार्क्स भी बहुत कम आते थे। तो एक और चीज़ जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जानना चाह रहे हैं मुझसे, वो ये है कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाए और ब्रेक्स को कैसे प्लान किया जाए। तो टाइम टेबल आई थिंक हर किसी का यूनिक रहता है,
तो इफ़ यू ट्राई टू फॉलो सम अदर स्टॉपर्स टाइम टेबल, तो आई थिंक इट विल बी वेरी रॉन्ग अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करें. बट एट द सेम टाइम यू जस्ट नीड टू बोरो सम एस्पेक्ट्स. तो अगर आप ऐसे एक इंसान हैं जिनको सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है या आपकी प्रोडक्टिविटी मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा है, तो प्लीज़ राइज अर्ली इन दी मॉर्निंग एंड गिव दोज 3-4 आवर्स. तो जैसे कि आई न्यू कि मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम मॉर्निंग का रहता है, तो आई यूज़ टू वेक अप अराउंड 5 एंड टिल 10 आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं 3 घंटे की एटलीस्ट सिटिंग दे दूँ. और उस 3 घंटे में आई यूज़ टू मेक श्योर कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे. तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बता के रखें कि ये मेरा प्रोडक्टिव स्टडी टाइम है, अपने फ़ोन्स को स्विच ऑफ करके रखें और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें. तो वो 3 घंटे के बाद आई यूज़ टू टेक अ ब्रेक. फिर उसके बाद मेरा ऐसे चलता था कि 1 घंटा पढ़ाई कर लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, या फिर हाफ एन आवर पढ़ाई करके 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे व्हेन आई वाज अ लिटिल टायर्ड, तो मेरा ब्रेक टाइम थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता था. जैसे शाम को आई यूज़ टू गो ऑन अ डेली वॉक 45 मिनट्स का, अपने पेरेंट्स के साथ बैठती थी मैं, तो 1-1.5 आवर्स का भी मैं ब्रेक ले लेती थी. बट सुबह का टाइम आई मेड श्योर कि ब्रेक्स कम रहती थी मेरी. तो आप लोग भी उस हिसाब से अपना टाइम प्लान कर सकते हैं जहां आपका ब्रेक टाइम मोस्ट प्रोडक्टिव रहे, जहां आपको लगता है कि अगर आप रात को ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं तो आप रात को 3-4 घंटे ज़्यादा दे दीजिए. इट्स टोटली अपॉन यू. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आप अपनी ब्रेक्स को मैनेज कैसे करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप 10 मिनट के ब्रेक में आप क्या करना चाहते हैं, आधे घंटे के ब्रेक में क्या करना चाह रहे हैं और 1 घंटे में क्या करना चाह रहे हैं. यू शुड हैव दीज थिंग्स इन माइंड ताकि आप अपना ब्रेक का टाइम एक्सीड ना करें, अपनी ब्रेक्स को मैक्सिमम प्रोडक्टिव बनाएं. एंड लेट मी टेल यू, ब्रेक्स आर वेरी एसेंशियल. फर्स्ट अटैम्प्ट में आई यूज़ टू थिंक कि अगर मैं ब्रेक्स ले रही हूँ तो इट यूज़ टू मेक मी गिल्टी कि शायद मैं अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, शायद मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ. बट ब्रेक्स आर वन सच थिंग्स जो आपको रीजुविनेट होने में हेल्प करेंगे. देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग अ हाफ डे ब्रेक. अगर आपको लगता है आपने 6-7 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, एंड मेक श्योर कि आप उस हाफ डे ब्रेक को भी अच्छे से यूटिलाइज़ करें. अगर कोई स्पोर्ट्स आपको खेलना पसंद है, आई यूज़ टू लाइक टू गो टू वॉक, तो मैं वॉक करने चली जाती थी. आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करना पसंद है, फ्रेंड्स से आप कभी बात करना चाहते हैं, तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. So that is all from my side, and I hope that this video helped you.